देखिए आज की क्लास में ये सेकंड वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में। वीडियोस लंबी नहीं हो पा रही है क्योंकि सेंड ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियोस दे रहे हैं। देखिए ये हेलो एल्केन का पार्ट है। इसमें क्या है, सबसे पहले हेलो एल्केन होता क्या है। पहले यूनिट का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का मतलब है कि एल्केनों के जो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। देखिए एल्केनों के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन। मोनो हैलोजन का मतलब क्या हुआ कि उसमें हैलोजन, मोनो मतलब क्या, एक, मोनो माने एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, जानते ही आप लोग। तो मोनो हैलोजन मतलब इसमें हैलोजन कितने होंगे, एक। तो एल्केनों के जो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, या फिर उसी को एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको हेलो एल्केन भी कह सकते हैं या फिर एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको एल्किल हैलाइड कहोगे तो क्या लिखोगे, एल्किल को R से रिप्रेजेंट करते हैं, हैलाइड को X से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका फार्मूला क्या हो गया, RX हुआ ना, एल्किल हैलाइड हुआ कि नहीं। अगर इसका फार्मूला आपको बनाना हो तो एल्किल का फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस क्या 1 हो गया ना। ये किसका फार्मूला है, एल्किल का फार्मूला है। अब एल्किल में X जोड़ दो तो ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड, यानी इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1X, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, RX, ठीक है। देखिए अब आते हैं नामकरण पे। नामकरण आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, पूरा चैप्टर ही है नामकरण का, तो बहुत ब्रॉड में हम नहीं पढ़ाएंगे, लाइटली देंगे आपको, ठीक है। देखिए जैसे छोटा सा नामकरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है CH3 का अगर नामकरण करना है आपको तो क्या करेंगे, CH3Cl, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें Cl को क्या पढ़ते हैं, हैलोजन में इसका अनुलग्न होता है हेलो। अनुलग्न क्या होता है, हेलो, यानी कि क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, आप लोग जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन ना। उसी तरीके से कुछ और भी ले लेते हैं, एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। जैसे हम मान लीजिए एक ले लेते हैं चेन वाली, CH3 CH2 CH3 CH2 कर लेते हैं इसको, CH2Cl, ठीक है। इसका कोई पूछे आपसे कि इसका नामकरण बताइए ना, जब इसका नामकरण बताना होगा तो आपको बताया गया है कि अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, अगर उसमें कार्बन नहीं है तो उसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। वो जिस नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसी नंबर के कार्बन को ऐड किया जाता है। तो इसमें कार्बन है क्या, इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है, नहीं है। तो यानी आप सब 3 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, सबसे दूसरा रूल उसके बाद क्या कहता है कि नंबरिंग करनी है, और तीसरा लास्ट रूल क्या है कि नामकरण करना है। तो सबसे पहला आप क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला यही है, और इसको नंबरिंग अब करेंगे सेकंड, तो 1 2 3, यही ना। इसका नाम लिखेंगे, क्या नाम होगा, ये क्लोरीन जो है किस पोजीशन पे, पहले, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या अब कितने कार्बन है, मेथ 8 प्रोप, 1 क्लोरो प्रोपेन होगा ना, 1 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरीके से एक और देख लीजिए, अगर लिख देते हैं CH3 CH CH2 CH2 Cl, मान लीजिए ये दे दिया किसी ने आपको, तो क्या करेंगे, फिर वही चीज करते हैं, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। अब चूंकि इसमें कार्बन है नहीं तो जिस नंबर की कार्बन से जुड़ा होगा उसी को मानेंगे। तो 1 2 3 1 2 3, इधर भी आएंगे तो भी 3, इधर भी जाएंगे तो भी 3, तो हम सीधी वाली ले लेते हैं। अब क्या करेंगे आप, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक। अब ये बच गई आपकी क्या, पार्श्व श्रृंखला, 3 होगा, पार्श्व श्रृंखला बच गई। पार्श्व श्रृंखला में क्या है, मेथिल। अब पढ़ चुके हैं आप लोग, इसमें क्या होता है, अल्फाबेट के हिसाब से पहले रखा जाता है। तो देखिए 2 मेथिल हो जाएगा, 1 क्लोरो हो जाएगा, तो क्लोरो पहले, C पहले आएगा कि M पहले आएगा, C पहले आएगा। तो हम लिखते हैं इसको 1 क्लोरो 2 मेथिल, क्या 1 2 3, यानी मेथ 8 प्रो, मेथिल क्या, प्रोपेन, ठीक है ना। 1 क्लोरो 2 मेथिल
प्रोपेन, ये इसका नामकरण होगा। एक बार आप पुरानी किताबें उठाइए, 11 की किताबें उठाइएगा, उसमें दिया होगा नामकरण, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको नामकरण मिलने वाला है, ठीक है ना। और वो हमेशा आपको काम करेगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो नामकरण को फिर से एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलिए, इस तरीके से होगा इसका नामकरण। अब आगे पढ़ते हैं बनाने की विधि। देखिए, सबसे पहली विधि है एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा। एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा। एल्कीन का मतलब क्या हुआ? कोई भी एल्कीन ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, हो गया ना एल्कीन। एथिलीन है ना एल्कीन। अब इसमें कह रहा है एल्कीनो में हाइड्रोजन क्या हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड कि किसके द्वारा? योग के द्वारा। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे आपको रिएक्शन बनाते जाना है और ये याद हो जाएगा। एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड के योग के द्वारा। तो अब देखिए, चूंकि ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल है बराबर है, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तो कहीं भी किसी को जोड़ सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो ये बनेगा क्या? CH2 है ना, एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 3। और ये जो X है ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो ये बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ब्रेक होगा, टूटेगा, तभी तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो इस वजह से बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है और ये बचता है CH2X, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहली विधि है एल्किल हैलाइड को बनाने की, ठीक है। तो हुआ ना एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड के योग के द्वारा। अब देखिए, ये तो पहली कंडीशन थी जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या थी? बराबर थी। लेकिन इसी में एक रूल आता है जो नाम सुना होगा शायद आपने, मार्कोनी-काफ का नियम, खैराश का नियम, है ना। तो वही वो सारे नियम है इसमें, जो कि एक बार देख लेते हैं। देखिए, मार्कोनी-काफ के नियम में क्या कहते हैं, है ना, मार्कोनी-काफ का नियम। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, ये नियम कब काम करता है? ये एल्किल हैलाइड के योग में काम करते हैं, ठीक है। कहते हैं, सॉरी, एल्किल हैलाइड नहीं, हाइड्रोजन हैलाइड के योग में, ठीक है। कहते हैं असममित एल्कीनो में, असममित एल्कीन। असममित का मतलब क्या है कि एल्कीनो की संख्या, ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? बराबर नहीं होगी। असममित एल्कीनो में हाइड्रोजन और कार्बन की, असममित एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कैसे होता है? ठीक है, ध्यान से देखिए। असममित एल्कीन है यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, इधर देखो ये बराबर कार्बन हाइड्रोजन की संख्या, इधर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 1 है, इधर भी 2 है, ठीक है। बराबर जब नहीं होगी तब ये नियम काम करता है किसका? मार्कोनी-काफ का, ठीक है। तो कहते हैं ये होता कैसे? कहते हैं असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने में हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग, किसका? हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? न्यूनतम होती है, ठीक है। यानी कि ये हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग हैलोजन ही होगा, तो हैलोजन किधर जुड़ेगा? उस डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? न्यूनतम। अब देखिए, ये डबल बॉन्ड, ध्यान देना है, सिर्फ डबल बॉन्ड से हमें मतलब है, इससे मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड से मतलब है ना। तो ये डबल बॉन्ड की तरफ, दोनों तरफ कार्बन की संख्या तो बराबर है, लेकिन इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। यानी ये हैलोजन किसके साथ जुड़ेगा? न्यूनतम संख्या। बोला ना कि उधर जुड़ेगा जिसकी संख्या क्या होगी? न्यूनतम। तो जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो आपका कंपाउंड बनेगा CH3CH। अब इसमें कौन जुड़ रहा है? X जुड़ेगा ना। अब जब X जुड़ेगा तो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूट जाएगा और CH2 है और 1 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? CH3। ये हो गया आपका कंपाउंड। यानी फिर से सुनिए, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने में, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने में हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग
उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। समझ में आई? आ जाने चाहिए। ठीक है, देखिए दूसरा है कि अगर कि युग्म बंधित कार्बन में अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा उठता है आपके सामने कि युग्म बंधित कार्बन परमाणु के दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर है। ठीक है, युग्म बंधित कार्बन परमाणु के दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु की, देखिए यहाँ पे ये युग्म बंधित कार्बन परमाणु है ना, इसके दोनों तरफ इधर भी एक ही हाइड्रोजन है, इधर भी क्या है, एक ही हाइड्रोजन है। यानी युग्म बंधित कार्बन परमाणु के दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है। तब हाइड्रोजन हैलाइड का योग कैसे होगा, तब उसके लिए नियम है, ये कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर बड़ा एल्किल समूह जुड़ा होगा। बड़ा एल्किल समूह मतलब देखिए इधर कितने एल्किल समूह है, 1 2 3 4, और इधर कितने, 1 2, तो बड़ा यही हुआ ना, तो ये ऋण भाग उधर जुड़ेगा जिस पर बड़ा एल्किल समूह जुड़ा होगा। समझ में आ रही है? फिर से सुनिए, कह रहा है किसी एल्किन में युग्म बंधित कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन हैलाइड की हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर होने पर हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर बड़ा एल्किल समूह होता है। जिस पर क्या होता है, बड़ा एल्किल समूह होता है। समझ में आ रही है? तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये Cl यहाँ से इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 CH, अब इसके साथ क्या जुड़ा, Cl, फिर ये बॉन्ड टूटेगा ना और ये हो जाएगा CH, और ये वाला H इसके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इसके साथ जुड़ेगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। ये हो जाएगा आपका कंपाउंड। नामकरण आप लोग करिएगा इसका, ठीक है, और नामकरण एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आशा कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, है ना। जब युग्म बंधित कार्बन परमाणु के दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर होगी तो एल्किल हैलाइड में ऋण भाग उधर जुड़ेगा जिधर क्या होगा, बड़ा एल्किल समूह जुड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा।